उसका फादर लेके आए। डॉक्टर साहब ये वही बच्चा है जिसको आपने देखा था बचपन में फिट्स पड़ रहे थे और आपने कहा था किडनी में भी डायलिसिस हुआ था 4 बार। आप कह रहे थे काफी सीरियस है, लेकिन मैंने कहा था आपका ही बच्चा है, मैनेज कर लीजिए, मेरी तरफ से पूरी छूट। अब वो बच्चे को लेके आया कि वो सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भरोसा ऐसी चीज है एक सक्सेस के फैक्टर में कि क्या ज्यादा जरूरी है, क्या फॉर्मल एजुकेशन का रोल ज्यादा रहेगा या रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एजुकेशन का रोल ज्यादा रहा आपके साथ? आपका बेस तो एजुकेशन से ही बनेगा, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर किसी को कामयाब होना है तो स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ बोथ। मैंने देखा है कि लक भी उन्हीं का साथ देता है जब आप मेहनत करते हैं और साफ नियत से काम करते हैं। मैंने आज तक किसी ऐसे आदमी को जो मेहनती है और नियत से साफ है नाकामयाब होते देखा ही नहीं। नॉट इवन सिंगल पर्सन, मेरा एक्सेप्शन वर्ल्ड में नहीं देखा। जैसे कुछ भी गलत हो जाता है ना किसी के साथ में, तो बड़े लोग कह देते हैं बोले ये प्रारब्ध है उसका, कि उसको गुजरना था इन चीजों से। एक ही चीज जो मैंने महसूस की है, तो मैं अच्छा हो या बुरा हो अपना कर्म करते जाइए, क्योंकि कर्म खाली ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है और दूसरी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जीवन की 4 सीढ़ियां हैं ये, कि पहले मेंटली हेल्दी रहना है, फिर फिजिकली हेल्दी रहना है, 3rd नंबर पे सोशली हेल्दी रहना है और 4th नंबर पे इलॉन मस्क हैं, वो बात करते हैं कि कुछ ऐसी चिप्स डेवलप करेंगे ब्रेन के अंदर जो कि एफिशिएंसी हमारी बढ़ा सकते हैं। इसके फ्यूचर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और कलिंगा एरियाज में जाएंगे, उसमें जितने मंदिर बने हैं उसमें एक स्टैचू बना होता है। उसमें स्टैचू में क्या है, जो आपका हाथी होता है उसके ऊपर शेर बैठा होता है। हाथी शेर से 20 गुना ताकतवर होता है, लेकिन यश शेर का ही ज्यादा होता है। नमस्कार सभी को। आज हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज अ स्पेशलिस्ट इन न्यूरोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन। हमारे साथ आए हुए हैं डॉक्टर मंजेश राठी। ही इज द फाउंडर ऑफ DMR ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। हम डॉक्टर साहब की जीवन की कहानी से आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का हमारे पॉडकास्ट पे। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आपसे जो मैं पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा वो ये है कि फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, जो हम स्कूल में लेते हैं, या जैसे आपने MBBS किया, MD किया, तो आपने कॉलेज में मेडिसिन की एजुकेशन ली, उस एजुकेशन का वर्सेस रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो आपने लेट्स से पेशेंट्स को ट्रीट करते समय जो आपने पाया होगा, आप किसको ज्यादा एट्रीब्यूट करेंगे एक सक्सेस के फैक्टर में कि क्या ज्यादा जरूरी है? क्या फॉर्मल एजुकेशन का रोल ज्यादा रहेगा या रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एजुकेशन का रोल ज्यादा रहा आपके साथ में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें जो आपका सीखना है, नॉलेज है, मल्टीफैक्टोरियल होती है। उसमें हर चीज़ का अपनी अहमियत होती है, हर चीज़ का अपना रोल होता है। आप देखिए, एजुकेशन लेके आप नॉलेज लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, इंफॉर्मेशंस गेन करते हैं, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल इंटरफेस में अप्लाई करते हैं तो मैनी डिफ़िकल्टीज़ कम्स अप, तो उनको आपको सोल्यूशन निकालना होता है। देखिए, आपका बेस तो एजुकेशन से ही बनेगा, लेकिन जो आपका जो हुनर है, जो आपका जो स्किल्स हैं, वो जब रियल वर्ल्ड में आएंगे तभी सीखेंगे। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर किसी को कामयाब होना है तो स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्किल्ड हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप बी इन एजुकेशन, बी इन मेडिकल फील्ड, तो आप सब चीज़ों में आपका स्किल्ड होना ज़रूरी है। तो जो रियल वर्ल्ड में आके हम चीज़ें सीखते हैं और उनका जो सॉल्यूशंस निकालते हैं और लाइफ में जो सीखते हैं, लाइफ के अपने सर्टेन रूल्स बनाते हैं कि हम आगे ऐसे करना है, अगर नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन आई तो हमें इस तरह फॉलो करना है, तो वो इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स। सर, एक मेरा इंस्टेंस था लाइफ का, एक काफ़ी सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ मैं एक दिन बैठा हुआ था। तो बचपन की बात थी, मैंने उनसे बचपन में पूछा कि सर आप लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हुए, क्या सीक्रेट था आपकी लाइफ की सक्सेस का? तो उन्होंने सर जो मेरे से शब्द कहे, उन्होंने ये बोला कि इंद्रजीत 90% लक था और 10% मेरा एफर्ट था। और वो बात सर आज तक मेरे जहन में है कि जो उन्होंने मेरे से बात कही थी। तो हो सकता है सर सबका अनुभव जीवन में अलग होता है, तो आपके लिए क्या रहा सर, आपके जीवन के सक्सेस का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? मैं ये मानता हूँ कि आपने जब जीवन को जीना सीख लिया, देखिए जीवन को बहुत कम लोग प्रॉपर टाइम से सीखते हैं जीना। आई एम टेलिंग यू, कुछ लोग 60 साल तक भी कंफ्यूज रहते हैं करना क्या है, कुछ लोग 40 साल में जीवन जीना सीख जाते हैं कि जीवन ऐसे जीना है। तो जितना जल्दी आप जीवन जीना सीख जाएं, जितना जल्दी आप टच विद द रियलिटी आपका आ जाए, उतना जल्दी आप काम करना शुरू करते हैं। आपके लाइफ के गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। पहली बात तो अगर आपके लाइफ के गोल्स क्लियर रहेंगे तो उस तरह आप वर्कआउट करेंगे। और देखिए, क्योंकि लक मेरे और आपके हाथ में नहीं है, जो मेरे आपके हाथ में है वो काम है, मेहनत है। तो मेरा ये मानना है कि जो आदमी मेहनती हैं, साफ नीयत से काम कर रहे हैं और
सिंपल रहते हैं, अहम और वहम से परे रहते हैं। मतलब उनके मन में ये वहम नहीं होता है कि मैं बहुत बड़ा बन गया या मैं बहुत छोटा रह गया, या मैं इससे ऊपर या मैं इससे नीचे। कोई फीलिंग नहीं होती कंपैरिजंस की कि साहब मैं इसके ऊपर जाना है नीचे जाना है, क्योंकि ऊपर वाले ने हर इंसान को बहुत डिफरेंट बनाया है, अलग बनाया है। क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया भी आपको, घर में 2 भाई बहन पैदा हुए, सेम जेनेटिक्स है, सेम एनवायरनमेंट्स है, लेकिन वो भी अलग अलग परफॉर्म करते हैं, अलग अलग उनके अचीवमेंट्स होते हैं, अलग अलग कामयाबी होती हैं, अलग अलग फेल्योर्स होते हैं। तो लक तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो तो सबका ही ठीक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि मैंने देखा है कि लक भी उन्हीं का साथ देता है जब आप मेहनत करते हैं। जब आप मेहनत करते हैं और साफ नीयत से काम करते हैं तो लक आपके साथ देता है। आप देखिए, बहुत बार मैं सोचता हूँ जब आप बहुत सारा काम कर लेते हैं कि यार मैं इस आदमी से बहुत दिन से नहीं मिला हूँ, तो आपको लगता है कि कुछ दिन बाद वो आदमी अपने आप ही मिलने आपसे आ जाता है। तो दिस इज ऑल टेलीपैथी। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं, न्यूरो हॉर्मोन्स, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि लक तो ऊपर वाला है, वो जो आपको देगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके हाथ में है वो जीवन को सॉर्टेड आउट रहना, मेहनत करना, साफ नीयत से काम करना और ग्राउंडेड रहना, सिंपल रहना। अब मोस्टली जो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब टच विद द रियलिटी में एक वर्ड बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है कि माना हमें पता है कि आज मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ नॉलेज वाइज, और मैं पढ़ाई करके इतना स्टैंड करता हूँ, और मैं अपने आप को इतना बड़ा सोचूं कि मैं इतना ऊंचा हो गया हूँ, तो ये नेगेटिव गैप हमेशा आपको दुखी करेगा। और आप इतना बड़ा बन गए हैं और इतना नीचा होकर काम कर रहे हैं तो इतना पॉजिटिव गैप रहेगा। तो लाइफ में पॉजिटिव बैलेंस रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और साफ सिंपल नीयत से कूल होकर काम करिए। बस एक ही चीज़ आपके अंदर कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो है हौसला आपके अंदर। और आपके, जैसे मैंने बच्चों को बताया, अगर आपके पेरेंट्स के लिए भी खासकर मैं कहता हूँ, आपका बच्चा कम मार्क्स ला रहा है, ज़्यादा ला रहा है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बच्चे में हौसला कायम रहेगा तो जीवन भर वो बढ़िया काम करता है। सर, इसमें जैसे हम कई बार बात करते हैं, जैसे लक की बात आती है, एक शब्द कहते हैं हम प्रारब्ध है। जैसे कुछ भी गलत हो जाता है ना किसी के साथ में, तो बड़े लोग कह देते हैं बोले ये प्रारब्ध है उसका, कि उसको गुजरना था इन चीज़ों से। तो जब हमारे साथ ऐसी कोई घटना होती है सर, कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, आप उसको कैसे डील करते हैं फिर? जैसे कई बार लाइफ में होता है चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल पाती, उतार चढ़ाव आएंगे। बहुत बार हमने सोचा कि ये काम ऐसे होना है, नहीं हो पाता कई बार वो काम, लेकिन उसमें हताश नहीं होना है। एक ही चीज़ जो मैंने महसूस की है, समय अच्छा हो या बुरा हो, अपना कर्म करते जाइए, क्योंकि कर्म खाली ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में है, जो मेरे हाथ में है, और दूसरी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है कोई काम हमने इस तरीके से करना चाहा हो, ए तरीके से, और वो ए तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो ईमानदारी से दूसरा अपना काम करते रहिए। जो काम होने में 1 महीना लगता था, 4 महीने लग जाएंगे, बट काम तो होगा। मैंने पर्सनली ये फील किया है, मैंने अपनी लाइफ में आज तक मेहनती और साफ नीयत वाले आदमी को नाकामयाब होते नहीं देखा है। मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने आई एम डूइंग रिसर्च, मैं करीबन 2500 लोगों में, ऐसे लोगों में रिसर्च भी कर रहा हूँ जो कामयाब हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 वर्ड बोले, खुशी का कामयाबी से बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। अगर आप खुश रहेंगे, अच्छा खुश कब रहेंगे? जब आप दिमाग से सॉर्टेड आउट हैं, दिमाग से आप कंफ्यूज नहीं हैं, आपको पूरा क्लियर है कि मुझे करना क्या है, और आप हारे नहीं हैं, आपका हौसला हमेशा बुलंद है। तो अगर आप खुश रहेंगे तो कामयाब तो आपको होना ही होना है। ये एक जीवन की कुंजी है, और जो 2500 लोगों में मैंने स्टडी की है, उनके अंदर यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दे आर हैप्पी, खुश हैं और अपना काम कर रहे हैं और बढ़िया से अपना काम आगे करे जा रहे हैं। सर, आपने बोला अगर हम खुश रहेंगे तो हम कामयाब होंगे, लेकिन सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने देखी है, जब हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, जैसे सर मैं आपका एग्जांपल दूं, शहर के आप वन ऑफ द प्रेस्टिजियस डॉक्टर्स हैं, इतना बड़ा आपने इंस्टीट्यूशन सेटअप किया है, DMR ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। तो ऐसे ही आपके तरह के जो लोग हैं सर, जो लाइफ में बहुत सक्सेस पा लेते हैं इन एनी फील्ड, एक उनके साथ सिचुएशन होती है जिसको कहते हैं हम इम्पोस्टर सिंड्रोम। उसमें क्या होता है सर, एक व्यक्ति को लगने लगता है कि ये जो मैंने सक्सेस कमाई है, शायद मैं इसके लायक नहीं था, और ये मुझे ऊपर वाले ने कुछ देन ये उनकी हो गई है, और वो उस सक्सेस को पाके भी खुश नहीं हो पाते। तो आपने अभी बोला कि हम खुश रहेंगे तो हम सक्सेस पाएंगे, ज्यादा सक्सेस पा लेते हैं तो भी बहुत लोग ऐसे होते हैं सर, वो इम्पोस्टर सिंड्रोम के कारण खुश नहीं हो पाते। क्या आपके साथ अभी कभी कोई ऐसी फीलिंग आई? मैंने एक सिंपल वर्ड बोला, मैं डॉक्टर हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो एक चीज़ बड़ा ध्यान रखिए, जो अपने जीवन को समझ गया, मैंने अभी बताया, जीवन को जो समझ गया उसको प्रॉब्लम्स नहीं आती। आप इतना वहम में क्यों हो रहे हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया हूँ? आप इतना अहम में क्यों आ गए कि साहब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ? कुछ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बड़ा ऊपर वाला ही हो सकता है।
जो एक ऐसी शक्ति जिसने सबको बांध के रखा हुआ है। आप और मैं सिंपल एक वर्कर हैं, काम करने वाले लोग हैं, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। कभी दिमाग में इस अहम और वहम को आने ही नहीं देना है कि मैं बहुत बड़ा कामयाब हो गया, मैं बहुत बड़ा टाइकून बन गया ना, नहीं दे। आप जीवन में जितना हो सके सिंपल रहिए। मैंने बताया ना, आप इस लेवल के आदमी हैं तो इस लेवल का सोच के चलिए अपने आप को, तो वो कभी अहम और वहम, कोई इम्पोस्टर सिंड्रोम आएगा ही नहीं आपको। आपका टच विद द रियलिटी होना चाहिए। बहुत बार हम रियलिटी से टच खो देते हैं, कई बार हम सुपरस्टिशियस हो जाते हैं कि सब ये इतने कामयाब हो गई तो थोड़ी सी कुछ खराबी आ गई लाइफ में तो यार ये हो गया। तो नेचुरल है, एक हमेशा जो नाकामयाबी होती है, उतार चढ़ाव जो होते हैं, वो आदमी को सुपरस्टिशियस बना देते हैं। तो उन सब से क्या है कि एक ही चीज़ सीखने की है। जब लाइफ में आप उतार चढ़ाव सब चीज़ देख लेते हैं तो आपको एक चीज़ सीखने की है कि आप ग्राउंडेड रहिए, सिंपल रहिए, टच विद द रियलिटी रहिए, अहम और वहम से बिल्कुल दूर रहिए, मेहनत कभी मत छोड़िए। एक ही चीज़ जो आपको बढ़ा सकती है वो आपके कर्म है। अगर आपने कर्म बढ़ा लिए तो आपको प्रॉब्लम लाइफ में आने वाली ही नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने आज तक किसी ऐसे आदमी को जो मेहनती है और नीयत से साफ है नाकामयाब होते देखा ही नहीं है। नॉट इवन सिंगल पर्सन, मेरा कोई एक्सेप्शन वर्ल्ड में नहीं देखा। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने फैमिली रिलेटिव हैं, जितने दोस्त हैं, सोसाइटी में जितने कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आदमी जो है अपने आप को ना गलत आकलन करने लगता है। मतलब आकलन क्या है, माना मैं इस लेवल पे पहुंच गया, मैं लेवल बढ़ा लेता हूँ कि मैं बहुत ऊंचा पहुंच गया, वहां मार खाता है आदमी। तो आप इतने लेवल पे पहुंचने के बाद में इतना लेवल सोचिए ना, मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तो पॉजिटिव एनर्जी इतनी आपके साथ रहेगी, वो आपको कभी गिरने मिटने नहीं देगी। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। तो सिंपल रहना, सिंपल और सरल रहना, सॉर्टेड आउट रहना बहुत जरूरी है। सर एक चीज़ और, जैसे जैसे हम सक्सेसफुल होते हैं पैसा आता है हमारे पास में, लेकिन सर कहीं ना कहीं जो आपकी फील्ड है, जिसको बोलेंगे भाई मेडिकल जो लाइन है, और एक भाई जिस फील्ड में मैं अपना करियर बना रहा हूँ एजुकेशन लाइन है, जी, उसमें सर जब किसी व्यक्ति के पास पैसा आता है या ज़्यादा मात्रा में आता है, कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिव एक इमेज अटैच हो जाती है सर कि ये कुछ ना कुछ तो भाई गलत कर रहे होते हैं, या फिर पता नहीं लोग ऐसे धारणा बना लेते हैं कि भाई ये डॉक्टर साहब बहुत तरक्की कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ शोषण कर रहे हैं या क्या पेशेंट्स के साथ में कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट को सर कैसे आप उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं? मैं आपको दो बातें कहूँगा जी। देखिए, पहली बात तो मैं एक बहुत सिंपल चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये हमारा खाली माइंड सेट का फ़र्क है। अब आप अच्छा काम कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट के साथ काम कर रहे हैं, आप अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। अब इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए। तो अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो कोई बुरी बात थोड़ी है, अमीर होना कोई बुरी बात थोड़ी है। ठीक है, आप मेहनत से काम करिए, ठीक है। लेकिन हाँ, जो 4 एस्पेक्ट हैं लाइफ के, जैसे मैंने बताया, आपको सबसे पहले अपने आप को मेंटली हेल्दी रखना है। 70% कामयाबी मेंटली हेल्दी होने से मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे फिजिकली हेल्दी रहना है, फिट रहना है कि आपकी बॉडी में बीमारियां ना हो, आप फिजिकली फिट रहें। थर्ड नंबर पे सोशली हेल्दी रहना है। आप अपने इंस्टीट्यूशन आगे, बच्चों ने आपको नमस्ते कर दी, आप घर चले गए, आपकी वाइफ ने, पड़ोसियों ने आपको कैसे हो, बढ़िया हो, सब कर दिया, तो आप सोशली हेल्दी हैं। और लास्ट में जो है फाइनेंशियल हेल्थ आती है चौथे नंबर पे। जीवन की 4 सीढ़ियां हैं ये। जिस दिन हम 4 सीढ़ियों को समझ गए कि पहले मेंटली हेल्दी रहना है, फिर फिजिकली हेल्दी रहना है, थर्ड नंबर पे सोशली हेल्दी रहना है, और फोर्थ नंबर पे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हेल्दी रहना है। अगर हमने 4 पड़ाव देख लिए तो प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएंगी। जो नेगेटिव लोग हैं, कुछ देखिए समाज है, समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, वो आपकी हर चीज़ में कभी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, आपको फोकस होकर काम करना है, क्योंकि आपके सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। आप सपोज आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लें, यहाँ पे आलीशान बिल्डिंग बना लें, तो मेरे ख्याल से खुशी की बात है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, शहर में बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, पुण्य का काम है, आप उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ काम नहीं हो सकता है। एक आदमी आपकी बिल्डिंग से ईर्ष्या करे, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, इतने पैसे कमा लिए, तो वो नेगेटिव मेंटेलिटी है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर मैं आप यहाँ बैठ के, अगर मैं आप सामने वाले के अंदर, ईश्वर ने हर एक के अंदर दोनों गुण दिए हैं, अच्छे गुण दिए हैं, बुरे गुण दिए हैं। अगर मैं अच्छाइयाँ निकालूं आपके अंदर में, तो मेरे दिमाग के पॉजिटिव हार्मोन बढ़ेंगे, कामयाब मैं होऊंगा। और आप में जो मैं नेगेटिविटी निकालूं कि आपने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, तो मेरे सारे हार्मोन्स पॉजिटिव कम हो रहे हैं, नाकामयाब मैं होऊंगा। तो जो लोग नेगेटिव हैं, जो आप में कमियां निकालते हैं, ये पैसा कमा के ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, वो खुद ही गिरते हैं, आपको नहीं गिरेंगे उसके अंदर में। आप अपना आराम से काम करते रहेंगे। और ये तो क्योंकि इंसान है, भगवान नहीं है, थोड़ा बहुत स्वाभाविक है, उसके मन में फीलिंग आ सकती है। लेकिन मेरा एक मैसेज है,
अपने स्टूडेंट से भी और जो बाकी लोग समाज में लोग भी उनके लिए आप अगर हो सके तो सामने वाले की तारीफ करिए, उसकी पॉजिटिव क्वालिटी बताइए। फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा है उसमें एक अवगुण है और 4 अच्छाइयाँ हैं, तो आप उसको खाली अवगुण गिनवाते रहेंगे, तू खराब है, तू नालायक है, तू ये नहीं करता, वो जीवन में कामयाब नहीं होने वाला, वो ना सीखने वाला है। आप पहले उसकी 4 तारीफ कर दीजिए कि भाई तू बहुत अच्छा बच्चा है, तू पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है, तू खाना भी अच्छा खा रहा है, आप फिजिकली भी बढ़िया लग रहा है, लेकिन थोड़ा लेट उठता है या थोड़ा टाइम से उठ ले तो वो एकदम सुधर जाएगा। पॉजिटिव आपने पहले reinforcement पॉजिटिव हो वेव गया। देके उसके हार्मोन्स को बढ़ाया, जी। उसके दिमाग को पॉजिटिव किया, फिर एक सजेशन दे दिया, नेगेटिव बात कह दी उसके बारे में, ही विल डेफिनेटली फॉलो यू। और अगर सारी उसकी कि तो बहुत ही खराब है, तो बहुत ही निकम्मा है, बहुत ही गंदा है, और तो उसमें क्या है कि वो घर बरकत नहीं आती उसमें, ना वो बच्चा कामयाब होता है ना वो माँ बाप कामयाब होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, चाहे सोशल फील्ड में, चाहे मेंटल फील्ड में, चाहे फिजिकल फील्ड में, दूसरे में कमी निकाल रहा हूँ, तो कमी दूसरे में नहीं, कमी मुझ में है। एक चीज का ध्यान रखना है, सुधार की गुंजाइश हमेशा है और सबसे ज्यादा खुद के अंदर है। बिल्कुल। जो आप कमाएंगे वो आपके पास रहेगा, जो मैं कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, इज्जत कमाऊंगा, मेरे पास रहेगा। और अगर जो लोग नेगेटिव लोग हैं, जिनकी नकारात्मक सोच है, वो थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो भी जीवन समझ जाते हैं जब जीवन जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो ऊपर वाला हर एक को अपॉर्चुनिटी देता है काम करने की। सब आदमी काम करके आगे बढ़ सकते हैं, और पैसा तो एक जरिया है कि आप अपने संसाधनों को जुटा के काम कर सकें, एक मेथड है। बाकी अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूशन आप बना रहे हैं या मैं बना रहा हूँ, उन इंस्टीट्यूशन में मेरे क्या काम आएंगे, आपके क्या काम आएंगे। हम तो आप पढ़ाने आते होंगे, भला तो बच्चों का ही हो रहा है, ठीक है, आप फीस लेते हैं, लेकिन उनको एजुकेट कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन दे रहे हैं, उस फीस के बदले आप उनको इंफ्रा दे रहे हैं, अच्छे टीचर्स दे रहे हैं, क्वालिटी टीचर्स दे रहे हैं, तो ये तो एप्रिसिएशन वाली चीज है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए कभी जो नेगेटिव लोग हों उनकी तरफ ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उनको बैठा के पॉजिटिव करना चाहिए, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए कि भाई देख तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, तुम में ये अच्छाई है, तुम में अच्छाई, तुम ये क्या गुण क्यों नहीं छोड़ देते, दूसरों की बुराइयां क्यों करते। तो हो सकता है मैंने बहुत से लोगों को कोशिश की है, वो सुधर गए। जब उनको रेस्पेक्ट मिलती है ना, इज्जत मिलती है, उनको भी रेस्पेक्ट दीजिए, तो अपने आप आपको फिर पॉजिटिव हो जाते हैं, और 2-4% लोग तो हमेशा रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक और सवाल जो मेरे मन में आता है, आप हरियाणा में बॉर्न एंड ब्रॉन अप आप हुए, और उसके बाद आपने अपना स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में आप आए यहाँ पर, और यूपी में अधिकतर सर देखा जाता है स्पेशली कि हम दूसरे की तरक्की से ज़्यादा परेशान होते हैं, अपनी नाकामी से परेशान इतने नहीं होते लोग, लेकिन दूसरा अगर ज़्यादा तरक्की कर जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं हम कमी निकालने की कोशिश करेंगे, उसको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप पहली बार हरियाणा से यूपी आए, मुरादाबाद आपने चुना यहाँ पर काम करने के लिए, तो क्या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई थी सर उस टाइम पे? देखिए, मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, फिर हम दिल्ली माइग्रेट कर गए, मेरा एजुकेशन दिल्ली से है, फोर्स स्कूल से है। फिर मेरा यूपीएससी का 2004 बैच है, मैं उसके थ्रू रेलवे में आया, रेलवे मेडिकल सर्विसेज में रहा, 2016 तक मैं रहा। तो फिर मैंने रेलवे से रिज़ाइन किया, फिर अपना काम किया। मेरा मानना यह है कि जब आप फोकस रहेंगे और आपको गोल क्लियर है कि ये काम करना है, आपने ये काम करना है, और आप जो है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पीपल करेंगे, तो प्रॉब्लम्स कम आती हैं। और बाकी तो देखिए स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई आदमी थोड़ा कर रहा है काम, तो लोगों को लगता है ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसे क्या ना, हमें बजाय कि ये करने की ये क्यों कर पा रहा, मैं क्यों नहीं कर रहा, आपको उससे सीख लेना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जब स्कूल में था तो मुझे अपने स्कूल के प्रिंसिपल का टाई बांधने का स्टाइल बड़ा पसंद आता था, तो मैंने उनसे सीख लिया। आप ईर्ष्या मत करिए ना, आप ईर्ष्या क्यों करते हैं, आप तो उसको चीज़ को गेन करिए अपने अंदर में। देखिए, हर रोज़ अगर पॉजिटिव क्वालिटीज़ हम अपने अंदर लाते रहेंगे तो एकदम हम पॉजिटिव बन के आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो बॉडी आदमी होता है, आदमी एक मशीन की तरह होता है, ऑटोमेटिक मशीन। आप हैं, मैं हूँ, ये सब लोग हैं, तो ऑटोमेटिक मशीन को हमें बढ़िया से चलाना है, लंबे समय तक चलाना है। परमानेंट मशीन ना आपकी है ना मेरी है, बिल्कुल। एक दिन खराब तो होना है। जो मशीन में खराबी आए उसको रिपेयर कर लो, टायर खराब हुआ टायर रिपेयर कर लो, इंजन खराब हुआ इंजन रिपेयर कर लो, लेकिन हौसला नहीं गिरना चाहिए, आगे बढ़ते रहिए। और देखिए, आपकी जो कामयाबी है वो आपकी विजन पे डिपेंड करती है। अगर आपका विजन मजबूत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप भी कोचिंग सेंटर चला रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों को नापसंद हो, तो होता ही है सर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सेल्फ उसमें फोकस्ड हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भरोसा रखिए, अच्छे फ्रेंड्स रखिए। अच्छा, आपकी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत बार हम नेगेटिव लोगों के बीच में आ जाते हैं, तो जो नेगेटिविटी है उससे बहुत दूर रहना है।
एक चीज़ ध्यान रखिए, जो आदमी आपसे मिलके हमेशा नेगेटिव बातें कर रहा है कि आप ये कोचिंग सेंटर खोलेंगे तो ख़राब हो जाएगा, आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे, आपका ये ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब, उनसे थोड़ा दूरी बना लीजिए। बिल्कुल। नेगेटिव लोग थोड़ा दूर रखिए, पॉजिटिव लोगों को पास रखिए, और ऊपर वाला है, आप मेहनत करिए ना। आप तो जानते हैं ना, साफ काम कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी नीयत और साफ काम करने में लोग, अब भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा था, बिल्कुल सही माँ बात है सीता सर। को भी नहीं छोड़ा था, लेकिन आज भी वो जिंदा है, ठीक है, आज भी वो जिंदा जीवित है। हैं, बिल्कुल। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपसे, मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। आप जब है सम्राट अशोक ने पूरा विश्व, पूरा अपना राज्य जीत लिया और बहुत बलशाली बन गए, तो एक बार वो किसी जब वो, मैं उनकी बुक पढ़ रहा था, तो जब किसी जंगल से आ रहे थे, रात में लेट हो गए, तो जब लेट हो गए तो उनके सिपाही ने कहा कि साहब यहाँ रुक जाते हैं, जो कुटिया है। तो उन्होंने जब खटखटाया तो अंदर से बूढ़ी अम्मा एक निकली, तो उसने कहा सिपाही ने कि सम्राट अशोक आए हैं। तो उसने बोला, अच्छा वही कायर अशोक जिसने मेरे बेटे को मार दिया। तो उनके मन में बात चुभी। इस तरह के बहुत सारे वाकया उनके साथ हुए, सम्राट अशोक के साथ में। तो उन्होंने एक आत्मचिंतन किया, सेल्फ एनालिसिस किया कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने सब कुछ तो जीत लिया है, इतना बड़ा साम्राज्य मेरे पास है, मैं गलत कहाँ रह गया हूँ। तो जब उन्होंने देखा, आत्मचिंतन किया, उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म भी अपनाया, ठीक है, उसमें उन्होंने एनालाइज किया कि मैं एक चीज़ में मार खा गया। मैंने क्या समझा कि बल बहुत बड़ी चीज़ है, पावर बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। मैं ये समझ नहीं पाया कि पावर से बड़ी चीज़ यश होती है, नाम होता है, ठीक है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि जब आपको ऊपर वाला दोनों चीज़ों से नवाजेगा, बल से भी और आपकी पॉजिटिविटी से, आपके नाम से, आपके यश से, तो आपको जब दोनों चीज़ें मिले, बल भी मिले, यश भी मिले, तो यश को पकड़ लेना चाहिए। बलशाली होने से आप लंबे टाइम नहीं चलेंगे। आज आप और मैं यंग हैं, मसल्स हैं, तो बलशाली हो सकते हैं, एक जमाने में बुढ़ापा भी आएगा, तो उसमें बलशाली नहीं रहेंगे, लेकिन हम यशशाली हो गए तो यश बना रहेगा। जब सम्राट अशोक ने उनके राज्य में आप जब जाएंगे, जो आप कलिंगा एरियाज में जाएंगे, उसमें जितने मंदिर बने हैं, उसमें एक स्टैचू बना होता है। उसमें स्टैचू में क्या है, जो आपका हाथी होता है उसके ऊपर शेर बैठा होता है। आप देखें, सन टेम्पल में खोल के देखिएगा, उसके बिल्कुल गेट पे लगा है कि हाथी तो नीचे है और शेर ऊपर है। हाथी शेर से 20 गुना ताकतवर होता है, लेकिन यश शेर का ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको जब भी मौका मिले बलशाली और यशशाली होने का, तो यशशाली बन जाइए, बलशाली मत बनिए। बल क्षणिक रहता है। आज भगवान राम को हम क्यों याद कर रहे हैं, सीता माता को क्यों याद कर रहे हैं? सम्राट अशोक ने भी अपना जीवन चेंज किया। अगर वो बलशाली होते तो कोई उनका नाम आज ले नहीं रहा होता। वो यशशाली हुए। हमारे यहाँ पे गांधी जी देखिए, यशशाली बने, बलशाली नहीं बने। तो जो जिस पद पे रह रहा है, जिस पोजीशन पे रह रहा है, अगर उसने बल से ज्यादा यश को महत्व दे दिया तो वो जीवन भर अमर हो गया, उसका नाम हमेशा चलता रहेगा, चाहे वो जिंदा रहे या ना रहे। तो इस बात का ध्यान रखना है। बहुत बार हम इसमें कंफ्यूजन होते हैं, थोड़ी भगवान ने हमें ताकत दे दी तो हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, बस हम पूरी दुनिया को मिटा देंगे। ऐसा नहीं है। आप यशशाली बनिए, बलशाली ना बनिए। बहुत सुंदर सर आपने बात बताई कि बल ऐसी चीज है जो जीवन तक रहती है, क्षणिक है, और यश ऐसा है जो जीवन और जीवन पर्यंत भी रहेगा, पर्यंत भी आपके साथ में रहेगा। तो सर ये प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा देखता हूँ, स्पेशली जो हमारी कम्युनिटी है, फार्मिंग कम्युनिटी से आप भी आते हैं, जाट कम्युनिटी से, मैं भी जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हमारी कम्युनिटी वैसे बड़ी सुंदर है सर। अगर हम देखें तो हमने इतने मतलब अच्छे एकेडमिशियंस भी दिए, आप जैसे डॉक्टर्स भी दिए हमने। हमारी आर्मी में जो प्रेजेंस है, जाट रेजिमेंट हम सब लोग जानते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिमेंट्स है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं सर कम्युनिटी में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ज्यादा फोकस करते हैं थोड़ा बल की तरफ, और जो आपने बोला यश की तरफ थोड़ा सा नुकसानदायक है ना। हाँ, थोड़ा कम करते हैं। जीवन को जो जितना जल्दी समझ जाए इंद्रजीत भाई, उतना जल्दी कामयाब। आप देखिए, अगर आप बात फार्मर कम्युनिटी से करें तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल खेल में हम ही लोग लेके आते हैं। बिल्कुल। आर्मी में हम ही लोग मैक्सिमम काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन जो है पूरे इंडिया में जो है वो हरियाणा से हो रहा है, जो फार्मर का बिल्कुल वो हब है। सबसे ज्यादा व्हीकल जो बन रहे हैं, मारुति बन रही है, हीरो होंडा बन रहा है, वो भी वहीं से बन रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, हमें अपना अप्रोच बदलनी पड़ेगी। जो किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, चाहे वो फार्मर कम्युनिटी हो, हमारी कम्युनिटी है, कोई और भी कम्युनिटी है, जो भी हिंदुस्तानी है या फॉरेनर भी है, जिसने एक चीज सीख ली कि हमें बलशाली नहीं बनना, यशशाली बनना है, वो कामयाब हो जाएगा। क्योंकि जब आप यशशाली बनेंगे तो आपकी दो चीजें, आपका अहम और वहम मारना पड़ता है, सिंपल रहना पड़ता है आपको। और जीवन में जब आपने ईगो खत्म कर दी ना, तो आप जो है, आपका दरवाजा खुल गया कामयाबी का।
तो उस चीज़ का ध्यान रखें। आप उसका बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है सर, लाइव नहीं, एग्जाम्पल मैं है तो एक छोटा सा आदमी जो आप हूँ, काम कर रहे जो हैं। काम मुझे ऊपर वाले ने दिया है मैं बढ़िया से कर रहा हूँ। जी और आप भी, मैं जो आपके अंदर देख पा रहा हूँ कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, यंग एज में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जी तो ऐसे ही करेंगे तो बहुत कामयाबी मिलेगी। अब बाकी चीज़ें तो चलती है, प्लस माइनस अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट है लाइफ का, वो तो चलता रहेगा। लेकिन यशशाली बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आपने बताया था कि आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा इंटरेस्ट था न्यूरोलॉजी की तरफ, ठीक है। कोई पर्टिकुलर रीजन था इस चीज़ का? हाँ, यह पर्टिकुलर रीज़न था। रीज़न ये था कि देखिए, जब मैंने 12th पास किया तो मेरा सिलेक्शन इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, एनडीए में हुआ। तो मुझे सबसे पहले तो वो फील्ड चूज़ करना था। मेरा प्रायोरिटी थी कि मैं अपने माँ बाप के साथ रह सकूं ओल्ड एज में। तो जब सब एनालिसिस किया तो मेडिकल फील्ड ऐसा फील्ड है जिसमें मैं साथ में रह सकता हूँ, उनके काम भी आ सकता हूँ ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज में आपको मेडिकल हेल्प की बहुत ज़्यादा जरूरत बिल्कुल है। बिल्कुल। तो एक चीज़ तो ये था। दूसरा क्या था, शुरू से ही एक मेरा ब्रेन में इंटरेस्ट था। और ये एक पढ़ाई भी है कि पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है, मेरी और आपकी बॉडी का जो कंट्रोल है, हमारी आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो विज़न है, जो कामयाबी है, जो सोच है, वो सब ब्रेन पे डिपेंड करती है। तो मैंने क्यों ना ऐसे आदमी, ऐसी चीज़ का ही मिस्त्री बना जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो शुरू से एक ऐसा इंटरेस्ट था। और सब सर्कमस्टांसेस ने भी मेरा साथ दिया। एंड सब बढ़िया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जो चीज़, देखिए, जो चीज़ आप चाहते हैं, जो चीज़ सोचते हैं, अगर वही चीज़ पा लेते हैं तो खुशी 4 गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। उस काम को करने में मजा आता है। आप घड़ी नहीं देखते कि 5 बज गए, 6 बज गए। अब आप काम करते रहते हैं। मैं रात में 2 बजे तक भी मरीज देखता हूँ। जो मेरे पास पेशेंट आ गया जिस दिन, उसको मैंने देखना है। मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ कि साहब मैं आज नहीं देख पाऊंगा। जो मेरे क्लिनिक पे, मेरे हॉस्पिटल में आके बैठ गया, उसे उसी दिन देखना है मुझे। तो वो कभी हो पाएगा जब हम अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को करेंगे। और जब हमारा इंटरेस्ट किसी काम में नहीं हुआ तो हम घड़ी देखेंगे, 5 कब बजे हमें ऑफिस से जाना है, 6 कब बजे बाहर जाना है। तो घड़ी देखने वाले लोग जो है कामयाब नहीं होते। सर, आपकी फील्ड में एक डायलेमा मैंने कई बार देखा है, क्योंकि सर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब आप कोई भी मेडिकल, आपके ऊपर कोई ऐसी आपदा आ जाती है। जी। एंड बहुत से लोग होते हैं सर हमारे देश में तो खास तौर से जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई पेशेंट आया, आई एम श्योर हुआ ही होगा, नहीं, ऐसा अब रिसोर्सेज नहीं है, जी। तो डॉक्टर भी कहाँ तक उसकी मतलब मदद कर सकते हैं? उसके लिए कुछ ना सर्टेन, मैंने कहा ना, लाइफ में बड़ा सॉर्टेड आउट रहना जरूरी है। एक तो क्या है कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अब पेशेंट आते हैं कि फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत है। तो उसके लिए एक ऑप्शन तो ये है, जैसे अपने हॉस्पिटल में हम उसका बेड चार्ज फ्री कर देते हैं, जो नर्सिंग फी फ्री कर देते हैं, और अपने आप को उसको डीएमआर ट्रस्ट में ले लेते हैं उसको। तो जितना मिनिमम एक्सपेंसेस पे या नो एक्सपेंसेस पे हो उसको ट्रीट कर देते हैं। क्योंकि देखिए, आप भी जैसे पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, मैं भी पेशेंट्स को देख रहा हूँ। माना आपके पास में 100 पेशेंट्स हैं, 100 में से अगर माना 5 या 6 या 10 ऐसे भी आगे जो फाइनेंशियली अफोर्डेबल नहीं है, तो उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। 90% से तो आपको मिल रहा है, तो उनसे आप एक बैलेंस बना सकते हैं उसमें। बिल्कुल। और अल्टीमेटली देखिए, कुछ भी करिए, मैंने आपको बताया, हमारा और आपकी जो शरीर है एक मशीन की तरह है, चलाना है परमानेंट, ना आप है ना मैं हूँ। तो इसको ऐसे चलाना है कि मन में शांति रहनी जरूरी है। शांति कब रहेगी? जो अपने काम हम कर रहे हैं उसको जस्टिफाई तरीके से कर लें। ठीक है। अब देखिए, लोग तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की बातें रहती हैं, लेकिन मेन क्या है कि आप अपने काम करके मन से खुश रहिए। अच्छा, अभी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है, आयुष्मान कार्ड चल रहा है, उससे क्या है काफी लोगों को इलाज मिल रहा है। ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो क्या है कि ग्रेजुअली जो लोग एक तो अपने आप को इंसर्ट करा लें, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम है या जो प्राइवेट स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस से क्या है कि कभी कोई आपदा पड़ जाए, हेल्थ क्राइसिस आ जाए, तो आपके पास दिक्कत ना है। प्लस आपका डीएमआर हॉस्पिटल है, हमारा कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, कोई बहुत पुअर पेशेंट भी है तो उसको हम लोग डीएमआर ट्रस्ट में लेकर उससे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। गवर्नमेंट भी काफ़ी एफर्ट कर रही है, सिग्निफिकेंट एफर्ट है ये आयुष्मान जो है ना। मुझे लगता है आने वाले समय में हो सकता है गवर्नमेंट सबको इंश्योर कर दे, हेल्थ इंश्योरेंस जो हेल्थ सबको दे दे, तो एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा वो वाला। सर, एक बड़ी अच्छी बात मैंने कुछ दिन पहले सुनी थी, एक डॉक्टर के ही मुंह से मैंने वो सुनी थी कि डॉक्टर इज वर्किंग अगेंस्ट गॉड्स विल। गॉड की विल है कि आप बीमार पड़े जी, कि आपको बीमारी आए। अब एक डॉक्टर उस विल के अगेंस्ट मेहनत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस विल को रोक करके और आपको ठीक करें। तो इस विल में कई बार ऐसा होता है कि सर इट वर्क्स, और बहुत कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हो जाते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट नहीं काम कर पाता। ऐसा कोई केस आपके साथ, कोई डिफिकल्ट केस आया सर जो टफ था आपके लिए, लेकिन आपने उसको ट्रीट करा और फिर वो जो खुशी मिली, तो वो क्या एक्सपीरियंस ऐसा रहा आपका? पेशेंट्स ही आपको सिखाते हैं। किताबों से तो आप खाली एक नॉलेज ले लिया आपने, लेकिन आपको जो पेशेंट्स हैं या आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सिखा के जाते हैं उनको। तो जब पेशेंट्स आते हैं, एक चीज़ मैंने देखी है कि ऊपर वाला भी आपका साथ देता है अगर आपने कर्म साफ नीयत से किया है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको।
मेरे पास एक पेशेंट था शाहजहाँपुर से, और ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट था, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था। जब मेरे पास आया था तो बहुत सिक था, तो रेलवे का पेशेंट था। तो मैंने कहा थोड़ा सिक है, किडनी में भी प्रॉब्लम है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में है। तो उसके बच्चे बड़े समझदार, ईमानदार, कि डॉक्टर साहब अब आप, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है हम जानते हैं, तभी तो शाहजहाँपुर से लेके आपके पास आए हैं। मैंने ठीक है, बोले आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप जिसको काम करा रहे हैं उसको पूरा कॉन्फिडेंस दिलाइए। अब आपको मैं बच्चा पढ़ाने भेजूंगा, यार आपका बच्चा है इंद्रजीत भाई, आप इसको बढ़िया से पढ़ाइए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और मैं छोटी छोटी बात पे आपको इंटरप्ट करूंगा, इसकी इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाई, इसकी बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाई, ये क्यों नहीं किया, तो आप थोड़े से वो हो जाए, क्योंकि उसको कैसे पढ़ाना ये आपका काम है। बिल्कुल। एक तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरे के फील्ड में ज्यादा इंटरफेरेंसेस नहीं करने चाहिए, ट्रस्ट जो डोमेन है ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर मेरा आप में भरोसा है तो भले ही आप, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर मेरा आप में भरोसा है और आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो नुकसान मेरा नहीं आपका ही हो रहा है। मैंने अपना भरोसा बढ़ा के अपने सारे पॉजिटिव हार्मोन बढ़ा रखे हैं, मैं नाकामयाब नहीं होने वाला, नाकामयाब आप होंगे धोखा देके। बिल्कुल। तो किसी को धोखा मत दीजिए, पॉजिटिव रहिए, और ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़ के अपना काम करिए, मेहनत करिए। और मैं वो पेशेंट के बारे में, ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट, किडनी खराब, सब खराब, तो वो मोटा मोटी पेशेंट ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। वो करीबन 1 महीना रहा एडमिटेड, बढ़िया रहा, अच्छा हो गया, सब चीज़ें ठीक हो गई। तो मतलब ये चांसेस हैं कि जब पेशेंट बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम है। अभी एक बच्चा मेरे पास आया, सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहा है मुरादाबाद। अब वो मेरे पास आया कि साहब जो है उसका फादर लेके आए, वो था बरेली के पास में गाँव पड़ता, मीरगंज एक छोटा कस्बा पड़ता है बरेली से पहले, रामपुर के बाद जी। तो उसमें मेरे पास लेके आया कि डॉक्टर साहब ये वही बच्चा है जिसको आपने देखा था बचपन में फिट्स पड़ रहे थे, और आपने कहा था मैं एंसेफ्लाइटिस हो गया है, और इसका ना किडनी में भी डायलिसिस हुआ था 4 बार। आप कह रहे थे काफी सीरियस है, लेकिन मैंने कहा था आपका ही बच्चा है, मैनेज कर लीजिए। भाई आपने बता दिया खराब है, हम मान तो गए, अब घर ले जाके हम करेंगे क्या? मैंने कहा घर भी ले जा सकते हो भाई, अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है आपको, कि आपको पेशेंट को ओपन चीजें देनी पड़ती हैं, आप चाहो तो इलाज करा लो, सीरियस तो मामला है। तो उसने कहा कि आप ही का बच्चा है साहब, ये इसको किडनी में डायलिसिस करिए, दिमाग को ठीक करिए, जो करना करिए, मेरी तरफ से पूरी छूट है, ठीक है भाई। अगर मेरी किस्मत में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा। अब वो बच्चे को लेके आया कि वो सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहा है, तो आपको कितना अच्छा लगता है कि ऐसा बच्चा जो मेनिंजाइटिस था, डायलिसिस हो गया, बट अभी वो स्वस्थ है और रोजगार पा गया है, सब इंस्पेक्टर बन गया, जिम्मेदार पद पे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भरोसा ऐसी चीज है, अगर वो आप में है तो बुरी चीजें भी अच्छी हो जाती हैं। आप हमेशा भरोसा रखिए, जिस आदमी के साथ काम कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें भरोसा बहुत जरूरी है। जिस बच्चे का भरोसा, जिस पेरेंट्स का भरोसा आपके ऊपर होगा, वो बच्चा बहुत अच्छा करेगा। ऐसे डॉक्टर का है, जिस पेशेंट के अटेंडेंट का भरोसा डॉक्टर पे होगा, तो वो बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो भरोसा क्या करता है, बरकत लेके आता है। अगर आप भरोसा है तो बरकत हमेशा आएगी आपके अंदर, पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। देखिए मैंने कहा ना, जीवन को जीना ऐसी है कि मशीन है, कब मशीन खराब हो जाए कुछ नहीं पता, लेकिन उस मशीन को जितना हो ज्यादा लंबा चलाना है। तो सर हम जैसे देख पा रहे हैं, एआई जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, हम देखते हैं इलॉन मस्क हैं, वो बात करते हैं कि कुछ ऐसी चिप्स डेवलप करेंगे ब्रेन के अंदर जो कि हमको एफिशिएंसी हमारी बढ़ा सकते हैं। जोमेटो के फाउंडर हैं, उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी है अभी टेम्पल के नाम से। वो भी एक डिवाइस लगा रहे हैं, वो वहाँ पर आपकी जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनको सबको स्टडी कर रहे हैं, उसको एफिशिएंट करने के तरीके बना रहे हैं। तो सर आप न्यूरो साइंस आप पढ़े हुए हैं, इतनी आपको एक्सपीरियंस है, इसके फ्यूचर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या हो सकता है? जो युग है, जो एरा है, वो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। ब्रेन क्या है, ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स नर्व्स बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं, करोड़ों तार जुड़े हुए हैं एक साथ में। तो उनका अपना अपना फंक्शन है। ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती रहती है 10 to 50 माइक्रोवोल्ट, जैसे कॉर्टिकल हम बात करें। तो इसमें अब आजकल ऐसी बहुत सारी न्यू एडवांसेज आ गई हैं। जैसे एग्जांपल पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा, माना शेकिंग की प्रॉब्लम है, ट्रेमर्स जिसे बोलते हैं। अब आजकल ट्रेमर्स जो है दिमाग में बेसल गैंग्लिया से कंट्रोल होता है। तो बेसल गैंग्लिया में एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस, डीबीएस के डिवाइस डालने लगे हैं, जिससे कि वो ट्रेमर्स कम हो जाएं। देन अभी रिसर्च भी चल रही है कि मेमोरी बढ़ाने के लिए चिप डाल देंगे, आपकी विजुअल मेमोरी बढ़ाने के लिए चिप्स डाल देंगे, कि ब्रेन के हर हिस्से का अपना काम है। जैसे फ्रंटल एरिया है, ये टेम्पोरल है, ये ऑक्सीपिटल है, ये पैराइटल है। पैराइटल कैलकुलेशन में काम आता है आपका, जो टेम्पोरल मेमोरीज में काम आता है आपका, फ्रंटल आपकी पर्सनैलिटी में काम आता है। तो इस तरह की इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करने के लिए डिफरेंट चिप्स रिसर्च में है, बट अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। क्योंकि देखिए, जो ऊपर वाले ने जो मशीन बनाई है, जो ऑटोमेटिक मशीन बनाई है, उससे मजबूत मशीन तो कभी बन नहीं सकती है।
हम सोचते हैं, लेकिन वैसा बहुत मुश्किल है। बट हाँ, लेकिन जब तक दुनिया आगे चल रही है, रिसर्च हो रही है, चीज़ें आ भी रही हैं। आप देखिए जो हार्ट में भी अब जैसे आपका अरिदम होती है, रिदम नहीं बनती है, तो उसमें भी आप पेसमेकर्स लगा देते हैं उस तरह। ऐसे ब्रेन में भी चिप्स का चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर चल रहा है, आपको शार्प बनाना है, एफिशिएंट बनाना है, चीज़ें चल रही हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। और पॉजिटिव चीज़ें आने वाले टाइम में आएंगी, कुछ वर्ष में आएंगी। मतलब आप मानते हैं सर कि जैसे हम पिक्चरों में देखते थे ह्यूमनॉइड्स, साइबॉर्ग्स, मतलब कि वो ह्यूमन भी है और रोबोट भी है एक तरह से, कि कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है, तो एफिशिएंसी बढ़ गई एक ह्यूमन की। इज दैट पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर सर? हो सकता है क्या? अभी तक तो इमेजिनेशन ज़्यादा है वो, बट स्टिल रिसर्च आर गोइंग ऑन। रोबोट तो नहीं बना सकते कि वो एकदम फ्लाई करके दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाएगा और वो जो है उड़ के पूरा मुरादाबाद पार कर लेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, ब्रेन के सर्टेन फंक्शंस को हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं, जो रियलिस्टिक अप्रोच तो वही है। जो पब्लिक प्रॉब्लम्स, जैसे लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम, अल्जाइमर डिजीज आ रही है, उसके लिए चिप बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों की मेमोरी लॉस ना हो। लोगों में कंपन काफी कॉमन बीमारी है, ट्रेमर्स, उसके लिए भी आप डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइसेस आ गए हैं। तो चीजें चल रही हैं, और कुछ चीजें तो पिक्चर्स में रियलिस्टिक नहीं होती है, बिल्कुल, बट लेकिन क्या है, उनसे देख के मोटिवेशन तो मिलता है कि ऐसा करने की कोशिश करेंगे। सपोज 100% ना कर पाए तो 30% हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए। क्योंकि कोई भी काम की जब नींव रखते हैं, शुरू में जब चीजें आती हैं लगती हैं अनरियलिस्टिक, लेकिन बाद में देखा कि चीजें बढ़िया। एक जमाने में जब आज से 40 साल 50 साल पहले टीबी का मरीज होता था, हम कहते थे 50% बचेगा, 50% नहीं बचेगा, और टीबी के मरीज को शहर के बाहर सैनिटोरियम में जाके रखते थे, लाइक कोविड जैसा माहौल था टीबी के मरीज का। आज इतनी बढ़िया दवाइयां आ गई हैं टीबी के लिए, लोग घर में रह के इलाज कर रहे हैं और सारे मरीज सेफ हैं, सही हो रहा है। तो देखिए, रिसर्च एडवांसमेंट चलती रहेगी, और हम जब पॉजिटिव मूड से रिसर्च करते हैं, पॉजिटिव माइंड से रिसर्च करते हैं, तो चीज़ें बढ़िया ही होंगी, और आ भी रही हैं, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ये तो आना ही है डेफिनेटली। बिल्कुल सर, एक चीज़ मैं देखता हूँ, जैसे बच्चों के साथ जब डील करता हूँ, आजकल बच्चे बहुत बोलते हैं ऐसा स्ट्रेस हो रहा है सर, माइग्रेन हो गया है मेरे को, पढ़ाई करता हूँ, फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ किताब पे, तो हेडेक हो जाता है। और सर ऐसे केसेस भी हैं, बच्चे बताते हैं कि आपके पास गए हैं, आपके हॉस्पिटल में गए हैं कि भाई हम सर से मेडिसिन ले रहे हैं हेडेक्स के लिए। सर हमसे जो पहली जनरेशन थी, मतलब जो मेरी पेरेंट्स की जनरेशन है, या जब आपने अपनी पढ़ाई करी, उस समय पे इस तरीके के केसेस की बच्चों को हेडेक्स हो जाना और स्ट्रेस ले लेना, एंजाइटी डिप्रेशन में आ जाना, ये थोड़ा कम होता था जी। तो आपको क्या लगता है सर, इसका क्या रीजन है और उसको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है? इसका देखिए काफी रीजंस है। इसका सबसे बड़ा रीजन ओवर एक्सपेक्टेशंस है। आजकल जो हमारे बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है ना, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं कि साहब मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। देखिए, एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी बात है। लाइफ में क्या सीखना है? बैलेंस सीखना है। जिस दिन आप लाइफ में बैलेंस बनाना सीख गए, अपनी पढ़ाई में बैलेंस बना लिया, आप कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। आपने परिवार में बैलेंस बना लिया, परिवार आपका बढ़िया चलेगा। आपने जीवन शैली में बैलेंस बना लिया, आप हेल्दी रहेंगे। तो आपको बैलेंस बनाना है कि उतना ही स्ट्रेस लेना है जितना कि मोटिवेशन के लिए जरूरी है, आगे पढ़ने के लिए जरूरी है। देखिए, एक बेसिक मैं चीज बताऊंगा आपको लाइफ में, जो इस बात को समझ गया, आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। कोई भी प्रोजेक्ट है, सपोज नीट एग्जाम है या जेई एग्जाम है, उसको आपने 100% मान लिया, ये 100% एक चीज है। उसमें 10% प्लानिंग काम करती है और 90% एग्जीक्यूशन होना चाहिए। जिस आदमी का प्लानिंग 10% है, एग्जीक्यूशन 90% है, वो हिट, कामयाब। और जिसका प्लानिंग बढ़ जाती है कि मैं आज ये करूंगा, आज ये किताब पढ़ूंगा, परसों किताब पढ़ूंगा, ये करूंगा, जिसकी प्लानिंग 10% से ज्यादा बढ़ गई, 40% हो गई, तो एग्जीक्यूशन 60% ही हो पाएगा, कामयाबी 60% ही मिल पाएगी। तो बच्चों को मेरा ये है कि प्लानिंग एक बार फिक्स शुरू में कर लें कि ये पढ़ना है, और उस हिसाब से फॉलो करें। ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें, एक्सपेक्टेशंस रखें, काम करें। और इस बात को देखो, सच्चाई ये है कि आप मेहनत करें। दूसरा, सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली का सोशल स्ट्रक्चर आजकल बहुत डिस्टर्बिंग है। जब आप और हम छोटे हुआ करते थे, हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताई सब आसपास साथ में रहते थे, और मिलना जुलना ऑलमोस्ट रोज हो जाता था। बिल्कुल। लेकिन आजकल क्या है, छोटे जब से परिवार हुए हैं, फादर मदर दोनों वर्किंग है, बच्चे भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको सोशल जो हेल्प है, जो सोशल कॉन्फिडेंस है, वो कोई मिल नहीं पा रहा। अकेलापन सा हो गया बच्चे के लिए। अच्छा, देखिए, आदमी, एक बात ध्यान रखिएगा, आदमी जितना नेचुरल चीजों की संगत में रहेगा, आदमी से आदमी की संगत आपको बढ़ाएगी। आदमी जानवर पाल ले, गाय पाल ले, भैंस पाल ले, डॉग्स पाल ले, कैट पाल ले, वो हमेशा आपका हौसला बढ़ाएगा, सोशली आपको मजबूत बनाएगा। आप पेड़ों के बीच में रहिए, जो नेचुरल चीज़ें हैं, आपका हौसला बढ़ेगा। आप घूमिए पेड़ों के बीच में, आप गार्डनिंग करिए, हमेशा आपका हौसला बढ़ेगा। ये तो कामयाबी वाली चीज़ें हैं। लेकिन जितना हम ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल नहीं है, हमें महंगे फ़ोन से प्यार हो गया, महंगे जूते से प्यार हो गया, महंगी बेल्ट से प्यार हो गया, महंगी ब्रांड से प्यार हो गया, वो हमें गिराती है।
बढ़ाती नहीं है। देखिए आदमी कुछ भी कर ले, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो उसको आगे बढ़ाती है। आप देखिए कितने ही लोग हैं बहुत कामयाब भी हुए हैं, अल्टीमेटली वो बाद में नेचर की गोद में ही चले गए हैं। ऐसा घर बनाएंगे जहाँ बिल्कुल शांति सी हो, और वो अच्छा जॉइंट फैमिली में रहेंगे। जॉइंट फैमिली जो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। इसके कारण बीमारी भी बढ़ गई है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बढ़ गया है, मेंटल इलनेस भी बढ़ गई है। जॉइंट फैमिली के बड़े फायदे थे एक जमाने में, भाई आप सोशली सिक्योर थे, फाइनेंशियली सिक्योर थे। 4 भाई हैं, 2 कमा रहे हैं, 2 नहीं कमा रहे, चारों के बच्चे उसी पैसे से पढ़ जाएंगे, बराबर एजुकेशन। आज चारों भाई अलग अलग हो गए हैं, तो जो बेचारा गरीब है उसके बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे, वो बिल्कुल ही स्ट्रेस में आ गए हैं। जो बहुत अमीर बन गया है उसके भी स्ट्रेस में आ गए हैं, उन्हें सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये जब से हमने कंबाइंड फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म किया है, तो हम सोशली थोड़ा इनसिक्योर हो गए हैं, फाइनेंशियली भी इनसिक्योर हो गए हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम्स है। तो एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखें, अनरियलिस्टिक ना रखें, और पेरेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये देखा गया जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उन बच्चों में मेंटल इलनेस ज़्यादा है। जिनके पेरेंट्स बड़े साथ में रखते हैं, बच्चे बड़े मस्त रहते हैं। पेरेंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम या तो आपका बच्चों का स्कूल में जाता है या पेरेंट्स के पास जाता है। बिल्कुल, 2 जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीचर्स को भी मोटिवेट करना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इट्स नेवर एंड, कि आज एंड नहीं है कि 3 तारीख को एग्जाम है, कि यही है कि लाइफ तो क्या है कि आपने एग्जाम दे दिया, MBBS कर लिया, उसके बाद में भी तो पढ़ाई करनी है, MD करनी है, फिर DM करना है, फिर पेशेंट देखने हैं, हॉस्पिटल चलाने हैं या जॉब करना है। तो लाइफ तो क्या है, जीवन का एक स्ट्रगल तो है ना, तो उसको सिंपल समझना पड़ेगा कि हौसला मत गिरने दीजिए, आगे बढ़ते रहिए। सर एक पर्सनल मेरा डायलेमा कभी कभी आता है, बहुत लोग कहेंगे आपकी तो उम्र ही नहीं है अभी, ऐसे डायलेमा कैसे देख रहे हो आप? सर जब भी हम कभी किसी की डेथ में जाते हैं या दाह संस्कार में हम कभी जाते हैं, या किसी रिलीजियस स्थान पे हम जाते हैं, हम देखते हैं चिता को जलते हुए देखते हैं, तो कभी कभी मन में थॉट्स आने लगते हैं, वो होता है ना बैराग सा आ जाता है कि क्यों मेहनत कर रहे हैं, अंत में तो फाइनल डेस्टिनेशन तो सबकी यही है। तो कभी आपके मन में सर ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 2-2 बजे तक पेशेंट देख रहा हूँ, इतना बड़ा मेरा स्ट्रक्चर हो गया है, उसको संभालना है, जिम्मेदारियां हैं, और फिर एक मन में थॉट आ जाए कि सब तो खत्म ही हो जाना है, तो क्या वो डायलेमा आता है? मैं तो जीवन और मौत से डेली देख रहा हूँ। ठीक है, देखिए जब आप सोसाइटी में आते हैं, संसार में आते हैं, तो ये पता रहता है कि परमानेंट आप नहीं हैं। मैंने तो बड़ा सिंपल एग्जांपल दिया कार का, तो परमानेंट तो आप नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको दी है, आपके माँ बाप ने दी है, ऊपर वाले ने दी है, कोई ऐसी पावर जिसने आपको इस संसार में लेके आई है, उसे भगवान है, कुछ भी कह लीजिए आप उसको, तो आपको अपना काम, आपका रोल प्ले करना है बस। आप अपना रोल प्ले करिए कि परमानेंट आप भी नहीं है, परमानेंट आप भी नहीं है। पता नहीं है मशीन 60 साल चले, 70 चले, 80 चले, 90 चले, जितना भी ऊपर वाले की मर्जी हो, तो लेकिन आपका मेरा कोशिश ये रहता है कि इसको लंबे से लंबा चलाना है। आप बीइंग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी आप चाहेंगे अच्छा खाना खाएं, बढ़िया हेल्दी रहें, और मैं एज ए डॉक्टर भी आपको चाहूँगा कि आपकी मशीन बढ़िया चले, लंबी चले। तो अपना रोल प्ले करना है, जो हमारा रोल है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो प्ले करनी है। ठीक है, मैंने कहा ना, जो आदमी बैलेंस सीख गया ना, बैलेंस पेरेंटिंग में, बैलेंस लाइफ में, और आप जीवन को समझ गए कि जीवन ये है, जीवन ये है, इस जीवन को ऐसे चढ़ना है हमें, और परमानेंट तो मैं हुई नहीं, तो आधी प्रॉब्लम्स तो आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगी। देखिए मरता कोई नहीं है। आप देखिए आज भी जो बहुत बड़े आदमी हैं जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया, उनका नाम आज भी है। आज मैंने महात्मा गांधी जी को नहीं देखा, आपने नहीं देखा होगा, बट जिंदा हैं वो लोग। ठीक है, तो मरना जीना तो क्षणिक चीजें हैं जो एक आपका है, लेकिन आपका जो रोल है जिस सोसाइटी में आप जिस लिए आए हैं, वो अपना प्ले करके क्या वही मोटिवेट करता है सर आपको कि भाई मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम जिंदा रहे? Is that your motivation today? नहीं, फर्स्ट थिंग तो मेरा मोटिवेशन क्या रहता है कि भाई मेरे पेरेंट्स ने, मेरे परिवार ने मुझ पर जिम्मेदारियां दी कि भाई आप डॉक्टर बन गए, ठीक है जी, उसके बाद में आप बन के इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, अब मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा, कितने दिन नहीं रहूंगा, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। वो जो घड़ी है वो ऊपर वाले को दी गई है, वो क्योंकि कुछ भगवान ने अपने पास रखा हुआ है जो आपको मुझे नहीं दिया है। दूसरा, अपनी मेहनत करनी है। जानते तो है ही ना आप और मैं, हम लोग पहले दिन से जानते हैं जब पैदा हो गए कि परमानेंट तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो हम उसकी आशा क्यों करते हैं? जो आशा होती है हमारी परमानेंसी की, वो नुकसानदायक होती है। आप जब तक हैं इस संसार में, अपना काम, अपना रोल, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, बाकी तो। और कभी ये मत सोचिए, इस वहम में मत आइएगा कि जब मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे उससे पहले भी दुनिया चल रही थी, और जब आप नहीं रहेंगे दुनिया उससे बढ़िया चलेगी। आप देखिए आज मुरादाबाद में आप पैदा हुए हैं, पहले मुरादाबाद अब डेवलप है, मुरादाबाद बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, रोड अच्छे हो गए हैं। क्या किसी के जीने मरने से कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ने वाला है। तो आप जो है अपना काम करिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। पीढ़ी, हाँ, लेकिन जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जिसको हम गिरा दे रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं।
अगर फैमिली स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा तो जो आप समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो चलता रहेगा। लेकिन अगर फैमिली स्ट्रक्चर डिस्टर्ब रहता है तो प्रॉब्लम्स आती है, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाती चीज़ें फिर आपकी। हाँ, आपने सर फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर बात करी, बड़ी प्रेवलेंट एक प्रॉब्लम है जो मैं आपसे डिस्कस करना भी चाहूँगा। सर बहुत से अब यंग लोगों में ये चलन हो गया है कि शादी नहीं करनी है लेकिन साथ में रह लेंगे, फैमिली स्ट्रक्चर को फैमिली से दूर रह करके दोनों लोग कमा रहे हैं, तो एक लड़का है एक लड़की है साथ में रह रहे हैं। कई बार तो सर ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी मैरिज में नहीं जाएंगे कि भाई ठीक है मैरिज नहीं करनी, बस बच्चे पाल लेंगे साथ में। तो वो मतलब उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का? ऐसे मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मेरे पेशेंट्स भी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फैशन कुछ नहीं है, वो डरते हैं जिम्मेदारी लेने से। वो डरपोक लोग हैं, जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। उन्हें पता है कि अगर शादी कर ली तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, बच्चे को ऑन कर लिया तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, सोशल स्ट्रक्चर आपको मजबूत बनाना है। आप जो है देखिए इस तरह के रिलेशन हैं जो हैं, देखिए हर एक की अपनी सोच है, ये मेरी पर्सनल सोच है। बिल्कुल। देखिए जो भी रिलेशन है उन रिलेशन में आज आप देखिए ना, रिलेशन टूट भी तो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आज 2 लोग रह रहे हैं साथ में, 3-4 महीने बाद 3 साल बाद छोड़ दे रहे हैं एक दूसरे का साथ। तो जो देखिए आज आप लंदन जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ भी फैमिली स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है। हम लोग सोचते थे, मैं सोचता था कि जैसे पिक्चर में देखते हैं कि वहाँ तो शादियाँ बहुत कम चलती हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ भी स्ट्रक्चर बड़े मजबूत हैं। तो आज भी कामयाब वही फैमिलीज हैं, वही परिवार हैं जिनके स्ट्रक्चर्स बहुत मजबूत हैं। आप नेम करिए ऐसे लोग जो ऐसे रहते हैं और वो बहुत बड़ा आलीशान नाम कमा गए। नहीं कमा सकते, क्योंकि आपको जो है बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर है वो तो मजबूत होना चाहिए। और फैमिली के एक स्ट्रक्चर है जो आपको मजबूती देता है। मैंने बताया ना, 2 चीजें देता है आपको, सोशल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सपोज 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ है, आज आपकी लड़ाई हो गई तो कोई आपको मनाने वाला भी नहीं है, समझाने वाला भी नहीं है, आप दोनों भाग चले जाएंगे। आज देखिए जो डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसका रीजन भी तो ये न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली है। अच्छा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का इशू आ गया है कि हम लोग एडजस्ट करना। देखिए सपोज मैं आपके यहाँ पे थिएटर में आया हूँ, मैं आपके इंस्टीट्यूशन में आया हूँ, तो मुझे आपके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा ना। आप जो सोफा मुझे देंगे उस पर बैठना पड़ेगा, जो पानी मुझे पिलाएंगे मुझे वो पीना है। ठीक है, अब यहाँ के बोलूँ मुझे फलाना पानी चाहिए, एल्कलाइन वाटर चाहिए, मुझे सोफा चाहिए बहुत ऊंची गद्दी वाला, तो फिर वो तो डिस्पैरिटी आई जाएगी ना। तो मैंने दुखी रहने का ठेका ले लिया फिर। तो आपको जीवन में एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा, और पॉजिटिव एडजस्टमेंट तो हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई 2 आदमी भगवान ने बराबर तो बनाए नहीं है, आप और मैं बराबर नहीं है। अब जब साथ रहते हैं तो हमें सीख लेना चाहिए, अच्छी पेरेंटिंग से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं कि जो आप में मुझ में अच्छी क्वालिटी है उनको तो हम सेम प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर लें, और जो ऐसी क्वालिटी जो हम लोगों में डिफरेंट है उनका डिस्कशन कम करें। जो सपोज किसी बात पे आपकी मेरी रोज लड़ाई होती है, तो उस पॉइंट को क्यों डिस्कस किया जाए। हम अपने रिलेशन को उन चीजों में बढ़ाएं जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो आपके मेरे कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं, उनको बढ़ावा दें। और धीरे धीरे मैंने बताया 4 बातें अच्छी बता के एक बात खराब भी हम ठीक करा सकते हैं। माना मुझ में आपको कोई बुरी क्वालिटी लगी कि यार इंद्रजीत ये 4 बातें बहुत बढ़िया हैं, तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, फिर एक थोड़ा सा सीधा कर ले, एकदम ठीक हो जाएगा। तो देखिए जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी सोशल। आप यहाँ इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। जो ये शॉर्ट रिलेशंस होते हैं जिसमें जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, वो थोड़ा सा गंभीर है। आने वाले टाइम में हमारे सोशल स्ट्रक्चर खराब हो जाएंगे। अब आप जवानी में तो साथ रह गए, बुढ़ापे में जब सपोज कोई प्रॉब्लम आपको आ जाए, मेंटल फिजिकल कुछ भी आ जाए, अकेले पड़ जाएंगे, कौन आपकी हेल्प करेगा ना, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। इसलिए आप देखिए कि जो मेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, इंसोम्निया, नींद ना आना बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इसका कारण बस यही चीजें हैं ना। तो हम शॉर्ट टर्म के बेनिफिट ना देखें कि हमें आज किसी आदमी से मेरी मेंटालिटी मैच कर रही है तो हम साथ रहेंगे, एंड हम लोग जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। बिना जिम्मेदारी के तो आप चीज़ें आगे नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल सर, लास्टली मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा दैट इतने लंबे आपके मेडिकल फील्ड के एक्सपीरियंस के बाद कुछ ऐसे टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे जो लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, जो भी व्यूअर्स हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, कि भाई डॉक्टर्स पे तो हम तब जाते हैं जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है, बट क्या कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम रख सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए? जैसे आप न्यूरो साइंस में आप काम कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मेंटल हेल्थ को मजबूत रखने के लिए हमें कुछ हमारे दिमाग के जो न्यूरो हार्मोन्स हैं, जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, उनको बढ़ा के रखना है। बिल्कुल। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो पैटर्न है सोने का, जागने का, वो फिक्स होना चाहिए। इसको चेंज मत करिए कि आज आप 4 बजे उठ रहे हैं, कल 6 बजे उठ रहे हैं, परसों 12 बजे। क्या कोई आइडियल टाइम बताएंगे सर कि 7 घंटे 8 घंटे? आइडियल टाइम 7 to 8 आवर ऑफ स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। आपको मैं बताऊं, अगर आपको सोना है और आपको साथ में एक्सरसाइज और जिम जाना है तो पहले सो लीजिए,
सोना आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, आपकी जो टोटल, अगर मैं आपको 100% मान लूँ तो 70% कामयाबी और खुशी मेंटल हेल्थ पे है। तो आप अपने आप को, पहली बात, प्रॉपर अपने स्लीप लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो काम आपको ऊपर वाले ने दिया है उसको एंजॉय करिए। और अगर आपका सपोज काम ऐसा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, एंजॉय नहीं कर पा रहे, 3 बार कोशिश करिए कि उस काम में आपका इंटरेस्ट बन जाए। अगर आपका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं बन रहा, उस काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। फिर आप घड़ी देखेंगे कब 4 बजे, कब मैं जाऊं। तो अपने काम को एंजॉय करिए, उससे आपके पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ते हैं। आप जीवन में सबके लिए हम्बल रहिए, सिंपल रहिए। माना मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ, गले मिल रहा हूँ, तो इट शुड बी जेन्युइन। ऐसा नहीं कि वो मन में कुछ और चल रहा है और मैं गले मिल रहा हूँ। उससे अगर मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ तो आपका नुकसान नहीं, नुकसान मेरा ही होने वाला है। मेरे ही हार्मोन्स कम हो रहे हैं, मैं नुकसान में हूँ। तो हमें अच्छी नींद लेनी है, अपने काम को एंजॉय करना है, ब्रिस्क वॉक या कोई भी एक गेम खेल के रखना है ताकि हमारे अच्छे हार्मोन्स बढ़ें। और ईर्ष्या नहीं करनी है और तुलनाएं नहीं करनी है। तुलना नहीं करनी है, आपके पास बड़ी कार है, मेरे पास छोटी कार है, आपके पास बड़ी महंगी शर्ट है, मेरे पास वैसे वाली, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ में इसका कोई ज़्यादा बड़ा रोल रहने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना 70% तो मेंटली हेल्दी रहना जरूरी है। आप देखिए, इस मेंटल हेल्थ के चक्कर में तो लोग जब जीवन सीख जाते हैं तो कोई कहीं जाके अपना जॉब बदल रहा है, कोई जगह बदल रहा है, कोई प्लेस बदल रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप मेंटली हेल्दी रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, ज़्यादा मेहनती रहिए, साफ नीयत से काम करिए और अपने आप को सिंपल समझ के चलिए कि कभी दिमाग में ये ना आए कि मैं बहुत बड़ा स्टूडेंट बन गया, मेरे को सब कुछ आता है ना। आप जीवन में परफेक्ट कोई नहीं है, कमियां हर एक के अंदर हैं, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है और सबसे ज़्यादा खुद के अंदर होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट पे चलिए, प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी आपको। थैंक यू सो मच सर। मैं वन सेकेंड कहना चाहूँगा, इतनी सारी चीज़ें हमने आपके आज मौजूदगी से सीखी और आई एम श्योर सर की कहानी से हम सब लोग इंस्पायर होंगे और जैसे उन्होंने मेहनत करी है हम भी ऐसी मेहनत करके, सच्चाई के साथ मेहनत करके तरक्की पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच।